हुमायूं मोहम्मद साहब, अब जमात इस्लामी भी वही बात कर रही है जो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बात अगर हम उनकी बात को सच्चा तस्लीम कर लें तो फिर ऐसा लगता है कि फिर जो आपका मौक़िफ़ है वो गलत है, और अगर आपका तस्लीम कर लें कि सही है तो फिर उनका गलत लगता है। सुने ज़रा आज सिराजुल हक साहब ने क्या बातें की हैं। ये इलेक्शन फार्म 47 का इलेक्शन है, जबकि कौम चाहती है कि जिसके साथ फार्म 45 है, जिस पर तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, उसी को तस्लीम किया जाए। कराची में हमारे 6 हल्के वहां हमसे छीन लिए गए। इन सब के फार्म 45 हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अब अगर जमात इस्लामी ये कहती है कि कराची में वो 6 कौमी असम्बली की नशस्तों पर जीत रही थी, तो तहरीक इंसाफ भी यही कहती है, ये नशस्तें चली गई हैं MQM के पास, तो आपका और जमात इस्लामी का इस मामले पे इत्तेफाक राय है कि हमने धांधली के ख़िलाफ़ मुश्तरका तहरीक चलानी है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे आप जीत रहे थे या जमात इस्लामी जीत रही थी। हाँ साहब, आप मुझे ये पता है, वाई डू यू प्रिज्यूम कि ये खाली MQM की सीटें थी? ये तो आपकी प्रिजम्पशन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सीटें मिल गई MQM को। नहीं, आपको कैसे पता कि ये सारी सीटें MQM की पड़ी? हम कहते हैं हमारी 15 सीटें वहाँ पे थी, इनकी जो हमारे पास है उनके अलावा 15 सीटें हमारे पास थी। अच्छा, जनरली स्पीकिंग अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर इस पल्स के ऊपर आपकी उंगलियाँ हैं, ठीक है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इवन जो MQM वाले लोग हैं वो उनके बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा उनको, नहीं पड़ा उनको। दैट इज रियलिटी। अच्छा, प्रूफ देखिए, प्रूफ है फॉर्म 45, वो प्रूफ है। अच्छा, उसमें लेट्स से रांझा साहब कहते हैं कि जी इनका फॉर्म 45 फ़र्क है और मेरा फॉर्म 45 फ़र्क है, लेकिन उस हल्के में आप भी हैं और पलवशा साहिबा भी हैं, आप दोनों की भी फॉर्म 45 निकाल लें। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने क्या कहा है हर प्रोग्राम में, कहा है कि मेरे फॉर्म 45 के तहत भी PTI जीत रही थी, बाकी जगहों पे भी ये साहब ने भी उन्होंने भी यही कहा, हर जगह बहुत सारी जगहों पे ये कहा है, ठीक है। साद रफीक ने कहा है कि हाँ मुझे भी पता है कि वो जीत रही थी, आप कह रहे हैं कि PTI जीत रही थी। देखिए मेरे अब आप लोग कहते हैं ना, अब जनरली ये होता है कि सारे कहते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में हमें मिल जाना चाहिए। पलवशा साहब का बैग मैं लेकर भाग जाऊँ, उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी है मैं लेकर भाग जाऊँ, फिर कहूँ कि नहीं, एक इस प्रोग्राम के वसी तर मफाद में हम लोग बैठ के बातें करते हैं, या हम लोग भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई बाकियों का हिस्सा हड़प करके ले जाए और कह के चलो इस घर के वसी तर मफाद के लिए हम इकट्ठे बैठ जाए, कभी बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। एक दो जगहों का बात हो, हम बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं 75 to 80 सीट्स की, जिनमें से 13 सीटों के बारे में कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है, गलत कहा है, सही कहा है, हाजिर सर्विस होते हुए कहा मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। सबूत कोई नहीं दिया। देखिए सबूत क्या होगा, देखिए मुझे क्या पता है आपका क्या सबूत होगा कि ठप्पे लग रहे हैं, या क्या सबूत होगा चेंज हो रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, 2 सबूत दे देता हूं, ठीक है। सबूत यह है कि हम लाहौर में जाते हैं, हल्का 130 के फॉर्म 47 की बात करते हैं। पहले फॉर्म 47 जो जारी हुआ था उसमें पता चला था कि जाली है, उसमें जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को एक वोट भी नहीं पड़ा था। क्या इनके अपने लोगों ने भी वहाँ पे कोई वोट नहीं दिया? एक चीज़। अब आप चले जाते हैं, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। लाहौर के उसमें 14 सीटें हैं नेशनल की और 30 सीटें प्रोविंशियल की। आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऐसे वर्कर्स हैं या सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं जो गए हैं, 155 लोग, 1,55,000 लोग जो गए, जिन्होंने सिर्फ नेशनल असेंबली में वोट दिए, उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में वोट ही नहीं दिया। चलें, ये आपका एक पॉइंट है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है रंजा साहब कि ये जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत अली चट्ठा साहब, फ़र्ज़ करें इन्होंने गलत बयानी की है, कोई साजिश का हिस्सा है, ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इनको इतनी अहम जगह पे रावलपिंडी में इनको इतने अरसे से कमिश्नर किसने लगाया हुआ था, और अब आपको याद आ रहा है कि भाई ये पिछले 10-15 दिन में किसके साथ राब्ते में थे, ये था वो था, ये किससे बातें कर रहे थे, इनको लगाया किसने था, क्यों लगाया था इनको? देखिए, जहाँ तक उनको लगाने का और ना लगाने का सवाल है, और वो जो पोस्टिंग उनकी वहाँ पे हुई थी, ये तो जहाँ तक मेरा इल्म है केयर टेकर के शायद दौरान में या उससे पहले भी लगे हों पंजाब में, मुझे नहीं पता इनकी पोस्टिंग कब हुई है, क्योंकि पंजाब में तो काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट ही नहीं है, इलेक्शन री इलेक्शन काफ़ी लंबा केयर टेकर सेटअप चला, तो गालिबन ये केयर टेकर सेटअप के दौरान आपको याद है ना कि ये PTI के दौर में भी ये सेक्रेटरी हाउसिंग थे, उससे पहले
ये नून लीग नून के लीग दौर के में भी ये दौर में बड़े डीसी सरगोदा रहे हैं हमारे साथ, सरगोदा में डीसी रहे हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये बल्कि उस वक्त जब ये मैजिस्ट्रेट होते थे मैं तो उस वक्त का भी इनको जानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, वो उन्होंने जो एक बात की है वो अपना, उनकी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी का रिजल्ट सामने आ जाएगा कि उनके लेकिन जिनके साथ जिसने भी राब्ते इनको हैं। कमिश्नर रावलपिंडी अपॉइंट किया उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने एक बंदे को लगाया है, उसको पता होना चाहिए कि आप किस बंदे को लगा रहे हैं। लेकिन अगर उसने कोई एलिगेशन लगाए हैं और वो एलिगेशन झूठे हैं तो मेरे ख्याल से लगाने वाले का कसूर इतना नहीं होगा। जो बंदा, अब एक बंदा लगा देता है एक बंदे को, बाद में वो बंदा जो है वो गलत काम कर जाता है, तो उसमें लगाने वाले का तो कसूर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो आरओ था, मेरा आरओ पीटीआई के टेन्योर में 2017 से लेके 19 तक सीईओ एजुकेशन था। और पीटीआई के एमपीज एमएनएज ने, जिसमें से मेरे खिलाफ जो इलेक्शन जिस बंदे ने लड़ा है वो भी उसका सिफारशी था उसको सीईओ एजुकेशन लगाने के लिए। आप टेन्योर निकाल लें, और वो मेरे हल्के में आरओ था। ठीक है, मेरे बातें अगर हम इस तरह करेंगे तो हमें चीज़ों को साबित करने की ज़रूरत है ना। अब मैं कहूँ वो तो उसका टेन्योर आ गया, वो पीटीआई के दौर में उनका बेनिफिशियरी था, मेरा ही वो आरओ था, मुझे उसने कहा कि आपने जब गिनती होनी आपने आरओ ऑफिस के अंदर नहीं आना। ये बातें तो मेरी एक तरफ हैं। अच्छा, उन्होंने आपको कहा कि आपने आरओ ऑफिस के अंदर नहीं आना, तो ये तो ये गैर कानूनी है। मुझे उसने मना किया था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी, आपने आरओ ऑफिस के अंदर नहीं आना, और मैं आरओ ऑफिस के अंदर नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं। देखिए ना, मैं बता रहा हूं आपको। और उसके बाद आरओ ऑफिस में जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उनके सारे लोगों को दाखिल कर लिया गया। अच्छा। वो 300 बंदे पीटीआई के जो लोग थे वो आरओ ऑफिस के अंदर थे, और मुझे मेरे आरओ ने कहा कि आपने आरओ ऑफिस के अंदर नहीं आना। तो ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ये चीजें जरूर करूंगा, मैं अपने सारे सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। मैंने अपनी पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग की है, मेरा पूरा प्रिजाइडिंग स्टाफ जो था उसमें भी इश्यूज हैं, लेकिन मैं वो इश्यूज ट्राइब्यूनल में रेज करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे फोरम बनता है। बाकी अगर ठीक है, जहाँ तक वो इलेक्शन जीत गया नहीं जीता, एक दफ़ा उसके पास फॉर्म 47 आ गया, उसका नोटिफिकेशन अगर हो गया और वो कौमी असेंबली में चला गया, तो मैं ट्राइब्यूनल में जाके बाद में भी रीपोल हो सकता है। वो तो एक कानूनी जंग है, मैं सबको मशवरा दूंगा कानूनी जंग करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। जी, पाकिस्तान को आगे ले जाने का क्या तरीका, जरा आपके पास भी तो कुछ जवाब होना चाहिए। इस वक्त तो दुआ की जा सकती है अल्लाह ताला से कि ये जो सब साथ मिलके बैठे हैं इससे कुछ आगे चलने के रास्ते निकल आए, और जो नफ़रत और तकसीम है और जो हालात हैं अंदर पाकिस्तान के। आपके ख्याल में ये जो हर तरफ से धांधली के इल्ज़ामात आ रहे हैं, अगर इनको एड्रेस किया जाए और इसकी कोई वाकई थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इससे नफ़रत और तकसीम कम हो सकती है? देखिए, इससे कम से कम लोगों में एक देखिए, अब हम बात करते हैं कि फिच ने ये कहा, IMF ये कहती है, अमेरिका रोज़ एक बयान ठोक देता है, वहाँ से कोई बरतानिया कुछ कह देता है, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिए वो भी तो सबसे बड़ा स्टेक तो उनका है। हम ज़्यादा कंसर्न्ड इन चीज़ों पे हैं। हमें लोगों की जो है तसल्ली के लिए अगर इस पर कोई बनता है, लेकिन वो भी एक बड़ा सवाल है मीर साहब कि कौन उसको मानेगा, किस किस्म का वो होगा, और इतनी थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास क्या ताकत होगी, उसकी बात कौन मानेगा, वो जो भी फोरम होगा क्या वो इतना आया पावरफुल होगा। लेकिन अगर ये हो जाए तो आइंदा आने वाला इलेक्शन इससे बेहतर हो सकता है।